चलो भाई, लेट्स बिगिन आवर रैपिड रिवीजन। इस एक वीडियो में मैं हर एक इंपॉर्टेंट चीज को टच करूंगा एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स की। अब ये कौन सा एम्पायर है आपको पता ही होना चाहिए, द रोमन एम्पायर। ये पहली लाइन एक ऐसी लाइन है जो आप इसके बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज कर पाओगे। कोई भी क्वेश्चन इससे एसोसिएटेड आता है तो आप लिख सकते हो वहां पे कि ये हमारा रोमन एम्पायर था, वो यूरोप, एशिया और अफ्रीका में फैला हुआ था। कहाँ कहाँ हम मैप में भी जाके अभी नीचे देख लेंगे। फिर एक सोर्स हमें देखने को मिल जाता है। ये हर एक हिस्ट्री के चैप्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या वो सोर्सेस है जिससे हमने इस चैप्टर को रिकंस्ट्रक्ट किया है। तो एक फ्लो चार्ट आप इसका याद रख सकते हैं। पहला सोर्स है टेक्स्ट, दूसरा सोर्स है डॉक्यूमेंट्स, तीसरा है मटेरियल रिमेन्स। इतना सा बस लिख के तो नहीं आओगे, आप पूरा लाइन लिख के आओगे। तो टेक्स्ट मतलब क्या, उस टाइम के जो अन्नल्स, जो क्रॉनिकल्स लिखे जा रहे थे, जो ईयर बाय ईयर हिस्ट्री लिखी जा रही थी, उस टाइम के जो हिस्टोरियंस लिख रहे थे, ये हमें मिलते हैं। फिर हमें बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं। पपायरस एक ग्रास लाइक प्लांट है जिसका ये लोग पेपर लाइक मटेरियल बना रहे थे, जिसमें ये लोग लिख रहे थे बहुत सारी चीजें। तो ऐसे पपायरस स्क्रोल्स हमें देखने को मिलते हैं जिससे हम इसके बारे में बहुत कुछ पता चलता है। मटेरियल रिमेन्स, ये तो ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर में आप यूज कर पाओगे। हमें बहुत सारे बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, पॉटरी, कॉइन्स देखने को मिलते हैं जिससे हमने इसकी पूरी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया है। इसके बाद यहां तक भी ना हमारे इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट चल रहा है। अगेन ये एक ऐसी लाइन है जो आपके आंसर्स में लिख पाओगे कि हमारा जो रोमन एम्पायर था, इसका एक नेमेसिस था, इसका एक राइवल था, वो था ईरानियन एम्पायर। अब ईरानियन एम्पायर में हमें दो डायनेस्टीज देखने को मिलती है। पहले आते हैं पार्थियंस और उसके बाद एक दूसरी डायनेस्टी आती है सेसेनियंस की। दोनों की बात इस चैप्टर में थोड़ी थोड़ी हम करेंगे। तो आप ये लिख सकते हैं कि रोमन ईरान राइवल्स थे। यहाँ पे काफी एनसीईआरटी के काइंड ऑफ पोएटिक लाइन लिखी हुई है जिसको आप याद रख सकते हैं कि जीसस के बर्थ से लेके 630 कॉमन एरा तक ये दो राइवल्स काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे, एक दूसरे के साथ लड़ाई वड़ाई कर रहे थे। इनके बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं था। मान लेते ये हमारा रोमन एम्पायर है, ये हमारा ईरानियन एम्पायर है, तो इसके बीच में बस एक बताया गया कि एक स्ट्रिप ऑफ लैंड था यूफ्रेट्स के बाजू वाला, बस उतना ही डिफरेंस था। कई बार ये लोग एक दूसरे के एरियाज में जाते थे, अटैक करते थे, तो इनकी एक बहुत बड़ी राइवलरी थी जिसके बारे में आप एक पॉइंट जरूर बना सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दो फेजेस की हमारे रोमन एम्पायर। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए। हमारा जो रोमन एम्पायर था ना, इसको हम अर्ली फेज और लेटर फेज में डिवाइड करते हैं। मेन पार्ट ऑफ 3rd सेंचुरी, ये आप याद रखेंगे। अराउंड 284 कॉमन एरा, आपको डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये चीज याद रखना है कि 3rd सेंचुरी का जो मेन पार्ट था, जब हमारी सोसाइटी में, हमारे रोमन एम्पायर में बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे थे, जिसको वाटर शेड ऑफ द एम्पायर बुलाया जाता है। इस टाइम पीरियड में मेन पार्ट ऑफ 3rd सेंचुरी के टाइम पीरियड के पहले वाला जो पूरा टाइम था उसको हम बुलाते हैं अर्ली पार्ट ऑफ द एम्पायर, और बाद का जो पूरा टाइम था उसको हम बुलाते हैं लेटर पार्ट ऑफ द एम्पायर। अब हम यहाँ मैप से समझ लेते हैं कि भाई एम्पायर हमारा था कहाँ। इसका डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपसे क्वेश्चन यही पूछ ले कि भाई ज्योग्राफी को एक्सप्लेन करो हमारे रोमन एम्पायर की। तो ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जो हम डायरेक्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, तो आप इस क्वेश्चन में क्या क्या एक्सप्लेन करोगे वो हम देख लेते हैं। हमारा एम्पायर जो था पूरा मेडिटेरेनियन सी के अराउंड फैला हुआ था। अगर अपन बात करें इसके वेस्टर्न साइड में तो हमें स्पेन देखने को मिलता है, ईस्टर्न बॉर्डर में हमें यहाँ पे सीरिया देखने को मिल जाता है। अगर अपन नॉर्थ और साउथ की बात करें तो ऊपर हमारा यूरोप है, यूरोपियन साइड में, हमारे नॉर्दर्न साइड में राइन और जो दानूबे है हमारी रिवर्स है, वहां तक हमारा बॉर्डर फैला हुआ था। बॉर्डर के लिए आप फ्रंटायर टर्म यूज कर सकते हैं थोड़ा प्रोफेशनल लगने के लिए। और नीचे अफ्रीका के साइड में सहारा डेजर्ट तक हमारा जो एम्पायर था वो पूरा फैला हुआ था। अब मैप से समझना थोड़ा इजी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हम वर्ड्स देख लेते हैं किस तरीके से आप इस चीज को लिख के आएंगे। आप लिख के आएंगे स्पेन से लेके सीरिया तक हमने मैप में देख लिया, मेडिटेरेनियन सी के आजू बाजू फैला हुआ था, और नीचे अफ्रीका के डेजर्ट्स तक, ऊपर राइन और दानूबे, और नीचे हमारा सहारा डेजर्ट। फिर अगर अपन बात करें इनके राइवल्स की कि जो ईरान वाले थे वो कहां पे थे, तो ईरान वाले हमें यहां साइड में देखने को मिल रहे होते हैं। इनके बारे में अगर क्वेश्चन पूछता है तो लिख के आ सकते हैं कि ये लोग कैस्पियन सी, वही साइड में कैस्पियन सी है, उसके नीचे का पूरा रीजन है। ईस्टर्न साइड में अरेबिया का जो रीजन है हमारा, पूरा नीचे जाके अफगानिस्तान रीजन तक, वहां तक अपना ये जो हमारे ईरानियन एम्पायर का कंट्रोल था वो फैल रहा था। तो ये हो गया हमारा ज्योग्राफी वाला पूरा क्वेश्चन। हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि डिफरेंसेस बताओ रोमन एम्पायर में और ईरानियन एम्पायर में, तो हमने ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस तो देख लिए, उसके अलावा इसके आंसर में ना आप ऐसे ही हेडिंग बना सकते हो। पहली आपने ज्योग्राफिकल फीचर्स के बारे में बता दिया, दूसरी हेडिंग आपने बना दी पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन के बारे में क्या लिखेंगे, ईरानियन जो रूलर्स थे, पार्थियंस और सिसानियंस, वो ईरानियन पॉपुलेशन को रूल कर रहे थे। लेकिन रोमन एम्पायर में हमें बहुत
वास्ट डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। हमें देखने को मिलता है कि हर कल्ट के, हर सेक्ट के, हर बिलीफ वाले लोग इस रोमन एम्पायर में भरे पड़े थे। तो क्या लिख के आओगे? रोमन एम्पायर वाज फार मोर डाइवर्स कंपेयर टू हमारा ईरानियन डायनेस्टीज। फिर लिख के आओगे लैंग्वेजेस के बारे में। हमें देखने को मिलता है रोमन एम्पायर में बहुत सारी लैंग्वेजेस थी जो बोली जा रही थी। अब दो मेन लैंग्वेजेस थी जिनका नाम आपको लिख के आना ही पड़ेगा, वो है ग्रीक और लैटिन। अब इसके बारे में कुछ चीजें याद रख लो। ग्रीक में डबल ई आता है। ईस्टर्न साइड ऑफ द एम्पायर की जो नोबल क्लासेस थी, एलीट क्लासेस थी, वो ग्रीक बोला करती थी, और वेस्टर्न साइड ऑफ द एम्पायर की जो एलीट क्लासेस थी वो लैटिन बोला करती थी। इसलिए ग्रीक और लैटिन लैंग्वेजेस को एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए यहाँ पे यूज किया जाता था। लेकिन सिर्फ इतनी लैंग्वेजेस नहीं थी, हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारी प्यूनिक एंड बर्बर, सेल्टिक लैंग्वेजेस, आर्मीनियन लैंग्वेज, बहुत सारी लैंग्वेजेस थी जो हमारे एम्पायर में बोली जाती थी। तो दो क्वेश्चन हमने कवर कर लिए, एक हमारा ज्योग्राफी वाला, दूसरा हमारा डिफरेंसेस वाला। अब जरा वापस से कुछ ऐसे पॉइंट्स को देखते हैं जो रोमन एम्पायर की अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेंगे और कई क्वेश्चंस में आप यूज कर पाओगे। हमारे की प्लेयर्स कौन थे, इसका एक फ्लो चार्ट आप बना के आ सकते हो। 1, 2 और 3। एक प्लेयर हमें देखने को मिलता है रोमन एम्पायर का एम्परर जो सबसे ज्यादा पावरफुल था। फिर हमें एरिस्टोक्रेसी क्लास देखने को मिलती है, और थर्ड में हमें एक ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है, हमारी आर्मी। अब यहाँ पे मैं एक सेकंड एक इंपॉर्टेंट चीज को एक्सप्लेन कर देता हूं, वो है हमारे रोमन रिपब्लिक और रोमन एम्पायर में डिफरेंस। हमारा 27 बीसीई के पहले, 27 बीसीई के पहले हमारे इस सेम रीजन में कोई एम्परर नहीं हुआ करता था। उस टाइम पे सीन ये था, जो हमारी सेनेट क्लास थी, सेनेटोरियल क्लास, जिसमें हमारे रिच एलिट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हुए थे, सिर्फ वो सेनेट क्लास डिसीजन मेकिंग करती थी हर एक चीज की। लेकिन फिर होता ही है 27 बीसी में ऑगस्टस नाम का एम्परर आ जाता है, जिसके बाद स्टार्ट होता है रोमन एम्पायर। तो 27 बीसी के पहले रोमन रिपब्लिक था जहां पे कोई एम्परर नहीं था, और 27 बीसी में जब पहले एम्परर आए हमारे ऑगस्टस, तो इसको हम बुलाने लगे रोमन एम्पायर। अब चलो वापस से हमारे इस टॉपिक पे आते हैं। अब 3 कैरेक्टर्स क्या है हमारे रोमन एम्पायर के, सबसे पावरफुल एम्परर। अब जब रोमन रिपब्लिक एम्पायर बन गया, हमारा रोमन एम्पायर बन गया, उसके बाद भी इन्होंने सेनेट क्लास को खत्म नहीं किया। कायदे से हटा सकते थे कि सेनेट की अब जरूरत नहीं है, डिसीजन मेकिंग राजा अकेला ही कर रहा है, लेकिन एक फेक फसाद बना के इन्होंने रखा रहा, इन्होंने सेनेट को खत्म एबॉलिश नहीं किया। तो एरिस्टोक्रेसी क्लास भी हमें देखने को मिलती है। ये वेल्दी और इन्फ्लुएंशियल फैमिली सी क्लास थी, लेकिन अब डिसीजन मेकिंग जो थी वो पूरी पूरी राजा के हाथों में मेनली चली गई थी। और फिर हमें थर्ड कैटेगरी देखने को मिलती है, जो एक बहुत इन्फ्लुएंशियल, बहुत पावरफुल कैटेगरी थी, वो थी आर्मी की। हो सकता है आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली आर्मी के बारे में ही पूछ ले कि रोमन एम्पायर की आर्मी के बारे में बताओ, तो क्या लिख के आओगे? ये एक प्रोफेशनल आर्मी थी। अगर अपन कंपेयर करें ईरान, इनके जो राइवल्स थे, उनकी आर्मी में हमें देखने को मिलता है कि उनकी आर्मी कॉन्स्क्रिप्टेड थी, उनको फोर्स किया जाता था सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन यहाँ पे हमें प्रोफेशनल आर्मी देखने को मिलती है। अगर आप आर्मी ज्वाइन करते तो आपको 25 ईयर्स तक सर्व करना होता था। आर्मी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, एम्परर की पावर आर्मी पे ही डिपेंडेंट होती थी। अब कुछ फीचर्स यहाँ पे बहुत अच्छे से सुन लो। आर्मी को सेनेट क्लास हेट किया करती थी। क्यों? क्योंकि आर्मी कई बार वायलेंट हो जाती थी, कई बार म्यूटिनी पे उतर आती थी, अपने अथॉरिटीज के अगेंस्ट हो जाती थी। इसके अलावा 3rd सेंचुरी का जब क्राइसिस आया था हमारे रोमन एम्पायर में, जिसकी बात हम आगे जाके करेंगे, उस टाइम पीरियड में बहुत सारा गवर्नमेंट का जो पैसा था वो आर्मी के पास जा रहा था, अगेन सेनेट क्लास को पसंद नहीं आ रहा था। तो आर्मी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो जितनी भी चीजें मैंने बोली है इन सब चीजों को आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करके आएंगे। सक्सेशन टू थ्रोन कैसे होता था? सक्सेशन टू थ्रू फैमिलियल टाइज के बेसिस पे होता था। मैं राजा हूं, मेरा बेटा राजा बन जाएगा। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता था, अगर मेरा नेचुरल बेटा नहीं है, मेरा अडॉप्टेड सन बेटा बन जाएगा। इन आइडियाज को ऐसा नहीं था कि सिर्फ राजा सपोर्ट करते थे, बल्कि बाकी जो क्लासेस थी, इवन हमारी आर्मी वगैरह थी, वो भी इन आइडियाज को सपोर्ट किया करती थी। किसी को दिक्कत नहीं होती थी कि राजा का बेटा या फिर राजा का अडॉप्टेड बेटा राजा बन गया है। ये हमें इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा। ऑगस्टस जो पहला हमारा एम्परर था, उसका अडॉप्टेड बेटा टाइबीरियस यहाँ पे थ्रोन में आया था ऑगस्टस के बाद। अब ऑगस्टन एज के बारे में अगर क्वेश्चन पूछता है तो एक चीज बहुत अच्छे से याद रखोगे, इस टाइम पीरियड में हमें देखने को मिलता है एम्पायर में काफी पीस और प्रॉस्पेरिटी थी जब हमारे ऑगस्टस साहब रूल कर रहे थे उस टाइम पीरियड में। और हमारा पूरा जो फर्स्ट 200 ईयर्स थे कॉमन एरा के, इसमें हमें ओवरऑल ज्यादा अफेयर्स, एक्सटर्नल और इंटरनल प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलती है। ना अटैक कर रहे थे, ना ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, जनरली पीसफुल और
और प्रॉस्पेरस एम्पायर चल रहा था, इस चीज को लिख के आओगे। अब एक क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था हमारे इतने बड़े एम्पायर का, तो इसके आंसर में लिख के आना एडमिनिस्ट्रेशन होता था अर्बन सेंटर्स के थ्रू। अब सीन ये मचाया जा रहा था कि हमारे एम्पायर को अलग अलग प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया था, ये एक प्रोविंस, ये एक प्रोविंस, ये एक प्रोविंस, और इनसे टैक्स कलेक्ट किया जाता था। यहाँ पे एक पॉइंट आप लिख के आ सकते हो कि इस टाइम पीरियड में हमारे इटालियन रीजन जो था, इटली का जो रीजन था, उसको ऐसे प्रोविंस की तरह ट्रीट नहीं किया जाता था, उसको थोड़ा सा सुपीरियर ट्रीटमेंट मिलता था। क्यों? क्योंकि हमारे इटली के विद इन जो रोम है वहीं पे बैठती थी हमारी सेनेट। हमारा जो रोम और इटली का पूरा रीजन था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस में था अर्ली पार्ट ऑफ द एम्पायर में, लेकिन जस्ट यहाँ नीचे आके देखेंगे कि उसकी पावर धीरे धीरे खत्म हो गई। अब अर्बन सेंटर्स में आपको एग्जांपल्स याद रखने पड़ेंगे, कार्थेज, अलेक्जेंड्रिया, एंटियोक। अगर आप मैप में जाके देखेंगे तो हमारे मेडिटेरेनियन सी के आजू बाजू ये आपको देखने को मिल जाएंगे। ये अर्बन सेंटर्स के बेस्ट एग्जाम्पल थे हमारे रोमन एम्पायर के। यहाँ से पूरा हमारा जो सिटीज का रीजन है, अलग अलग कंट्री साइड का इसके आसपास का रीजन है, उसको पूरा गवर्न किया जाता था और टैक्स कलेक्शन का काम होता था। कैसे होता था इसको भी लिख के आओगे। मान लेते हैं सिटी है, इसके आसपास के जितने भी विलेजेस वगैरह हैं उसको भी ये सिटी कंट्रोल किया करती थी। अरे अमीबा टाइप्स का बन गया, लेकिन इस तरीके से हुआ करता है। सिटी होती थी वो अपने आसपास के पूरे कंट्री साइड रीजन को गवर्न भी किया करती थी और वहां से टैक्स कलेक्ट करके भी राजा साहब को भिजवाया करती थी। अब बेसिकली हमारे जो अर्बन एरियाज की अपर क्लास थी वो राजा जी के साथ काम कर रही थी मिलकर, पूरा गवर्न और टैक्सेशन का काम संभाल रही थी, इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस सोसाइटी में बढ़ने लग गई। सेकेंड और थर्ड सेंचुरीज में हमें देखने को मिलता है यही जो प्रोविंसेस की अपर क्लास थी, अब ये ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी में टर्म यूज किया गया है कैडरे, कैडरे प्रोवाइड कर रही थी। मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थे, जो हमारे मिलिट्री ऑफिशियल्स थे, अब वो इसी क्लास से निकल के आ रहे थे। तो अब हमें देखने को मिलता है कि सेनेट की पावर कम हो रही है और इन क्लासेस की पावर धीरे धीरे सोसाइटी में बढ़ने लग गई। इनकी पावर और तब बढ़ जाती है जब एम्परर गैलिनियस जो होते हैं वो सेनेटर्स को मिलिट्री कंट्रोल से निकाल देते हैं। अब सेनेटर्स को मिलिट्री कमांड में नहीं आने दे रहे हैं, तो बेसिकली ये जो बाहर के लोग हैं, जो सेनेटोरियल क्लास के मेंबर्स नहीं है, ये पावर में बहुत ज्यादा बढ़ने लग गए और सेनेट की पावर धीरे धीरे सोसाइटी में कम होने लग गई। रोमन सिटीज के बारे में हमने ऊपर भी डिटेल्स देख ली। अब एक चीज यहाँ पे देख लेते हैं कि रोमन सिटी का मतलब क्या। सिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि यहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन रहती है, नहीं। सिटी मतलब इस टाइम पीरियड में ये माना जाता था कि भाई उसके पास खुद के मजिस्ट्रेट्स होंगे, खुद की काउंसिल्स होगी जहां से एडमिनिस्ट्रेशन का काम हो पाएगा। यहाँ के ये लोग होंगे जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम करेंगे, जस्टिस प्रोवाइड करेंगे, पूरा लोकल बॉडीज की तरह एक्ट करेंगे। सिटी में रहने का फायदा ये होता था कि अगर कभी फेमाइंस वगैरह आते हैं तो सिटीज में खाना अवेलेबल होता था। यहाँ के जो लोग थे वो कंट्री साइड से खाना, ग्रेन्स वगैरह लेके अपने लिए एक साल के लिए कलेक्ट करके रखा करते थे। सिचुएशन यहाँ पे ये भी आप लिख के आ जाएंगे, कई बार फेमाइंस आने पर जब भुखमरी होती थी तो कंट्री साइड के जो विलेजेस के लोग थे उनके पास इतना ज्यादा शॉर्टेज हो जाता था कभी कभी खाने का कि उनको इनएडिबल प्लांट्स वगैरह, पत्ती वगैरह खाना पड़ता था, क्योंकि उनके पास कुछ खाने को होता ही नहीं था। लेकिन सिटी लाइफ में आपको खाना मिलेगा। दूसरी चीज, सिटी लाइफ में हमें पब्लिक बाथ्स देखने को मिलते हैं। एंटरटेनमेंट के लिए हमें एम्पी थिएटर्स देखने को मिल जाते हैं। एम्पी थिएटर्स की स्पेलिंग क्या होती है लिख के बताओ कमेंट में, क्योंकि वैसे मार्क्स नहीं कटते स्पेलिंग वगैरह पे ऐसे जनरली, लेकिन पता होना चाहिए। अब आते हैं हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, थर्ड सेंचुरी क्राइसिस। अब पहले ही हमने देख लिया फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी में बहुत पीस, प्रॉस्पेरिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट चल रहा था, लेकिन थर्ड सेंचुरी में क्या होता है आपको याद रखना है। 225 में वहां पे पार्थियंस हट गए हैं और सिसेनियंस आ गए हैं। ये ज्यादा अग्रेसिव हैं और ये अग्रेशन में रोमन साइड में अटैक करना चालू कर रहे हैं और यहाँ पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। यूफ्रेट्स की तरफ ये लोग अटैक कर रहे हैं। फिर दूसरी प्रॉब्लम है जर्मेनिक ट्राइब्स। अब एक अटैक इस साइड से हो रहा है, जर्मेनिक ट्राइब्स हमारे यूरोपियन रीजन में ऊपर साइड से, इनको जर्मेनिक ट्राइब्स को हमारे रोम के जो लोग थे, हमारे रोमन एम्पायर के जो लोग थे, वो बारबेरियंस यानी कि अनसिविलाइज्ड बुलाते थे। अब ये लोग ऊपर से अटैक कर रहे हैं, तो बेसिकली हमें देखने को मिलता है कि 233 से लेकर 280 हमारा थर्ड सेंचुरी का जो टाइम पीरियड है, इसमें बहुत अटैक्स झेलने पड़ रहे थे रोमन एम्पायर को। इसके प्रोविंसेस पे अटैक किया जा रहा था एंड ऊपर साइड हमारे राइन और दानूबे के जो एरियाज थे उस साइड से भी प्रेशर आ रहा था। बियॉन्ड दानूबे जो भी लैंड था वो इनके हाथों से छिनने लग गया था। और हमें देखने को मिलता है कि इतना स्ट्रेन था सोसाइटी में कि 47 ईयर्स के पीरियड में यहाँ पे 25 एम्परर्स चेंज हो गए। तो ये सारी चीजें लिख के आओगे अगर क्वेश्चन आता है थर्ड सेंचुरी क्राइसिस के बारे में। इसके बाद हम सोसाइटी के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं।
न्यूक्लियर फैमिलीज होती थी जिसके पापा जी हेड होते थे। एडल्ट सन अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते थे। एडल्ट जो भाई लोग हैं वो हाउस होल्ड शेयर नहीं करते थे, लेकिन स्लेव्स को हाउस होल्ड का, फैमिली का पार्ट माना जाता था। विमेन के स्टेटस की अगर अपन बात करें, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। विमेन के पास काफी हद में लीगल राइट्स होते थे। शादी के बाद भी विमेन और हस्बैंड को अलग अलग इकोनॉमिक एंटिटीज की तरह देखा जाता था। ऐसा नहीं है कि विमेन का जितना भी लैंड है अब वो पति का हो गया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो डाउरी है वो पति के हाथों में जाता था जब तक शादी टिक रही है। लेकिन अगर विमेन का कोई पापा की प्रॉपर्टी है, पापा की डेथ के बाद इनकी जो हेयर है वो हमारी विमेन ही रहेगी। तो पापा की डेथ हो गई है तो उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो अक्सर विमेन के हाथों में ही आ जाया करती थी। ऐसा नहीं है कि उसके पति के पास जाएगी। तो ये चीज आप याद रखेंगे। शादी कब होती थी? शादी विमेन की होती थी लेट टीन्स में या फिर अर्ली 20s में। मेल्स की होती थी लेट 20s में या फिर अर्ली 30s में। अब यहाँ पे एज गैप देखने को मिल गया। इसके कारण हमें कई बार ये भी देखने को मिलता था, अक्सर सोसाइटी में जो हस्बैंड्स होते थे वो अपनी वाइफ्स को मारा पीटा करते थे। तो फिजिकल वायलेंस हमें काफी सारा यहाँ पे देखने को मिलता है। अरेंज मैरिजेस कराई जाती थी। विमेन अक्सर डोमिनेट की जाती थी अपने हस्बैंड्स की तरफ से। फिजिकल अब्यूज वाज कॉमन। डिवोर्स की अगर अपन बात करते हैं तो डिवोर्स भी काफी इजीली मिल जाया करता था। विमेन या फिर हस्बैंड कोई भी अगर नोटिस देता है हमें डिवोर्स चाहिए तो उनको डिवोर्स मिल जाया करता था। इसका क्वेश्चन आ सकता है। जितनी भी चीजें मैंने बताई है इनको आप अपने वर्ड्स में लिख के आएंगे। लिटरेसी का क्वेश्चन आता है तो लिटरेसी के क्वेश्चन में आप लिख के आएंगे कि लिटरेसी जो रेट था वो पूरा अक्रॉस एम्पायर वेराई कर रहा था। कैजुअल लिटरेसी को अगर हम देखते हैं तो हमें पॉम्पेई का एग्जाम्पल देखने को मिलता है। कैजुअल लिटरेसी मतलब कि जब कोई नॉर्मल चीज लिखी गई है, कहीं पे कोई जोक वोक लिखा हुआ है, दीवार पे हमें जोक देखने को मिलता है पॉम्पेई की, वहां पे इतना सारा टेक्स्ट लिखा हुआ था, उसके बीच में लिखा हुआ था कि आई रिस्पेक्ट यू कि तुम गिरती नहीं हो, क्योंकि इतना बोरिंग टेक्स्ट तुम्हारे ऊपर लिखा हुआ तुम्हें अभी तक गिर जाना चाहिए। तो इस टाइप का अगर कैजुअल लिटरेचर हमें देखने को मिलता है, इससे हमें समझ में आता है कि मे बी वाइड स्प्रेड थी यहाँ पे इस रीजन में लिटरेसी, लेकिन हर जगह पे हमें देखने को नहीं मिलता है। पॉम्पेई का एग्जाम्पल लिख के आओगे कैजुअल लिटरेसी के लिए। उसके बाद इजिप्ट रीजन के बारे में लिख के आओगे। इजिप्ट रीजन से हमें बहुत सारा पपायरस देखने को मिला है, लेकिन वहां पे कैजुअल लिटरेसी नहीं बल्कि फॉर्मल लिटरेसी हमें देखने को मिल जाती है। फिर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछेगा हमारे रोमन एम्पायर की कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में बताओ। एक पॉइंट हमने वहीं ईरान से कंपैरिजन में देख लिया था, लेकिन अब उसको हम थोड़ा डिटेल में यहाँ पे देखेंगे। तो इसमें क्या क्या लिखोगे? सबसे पहले लिखना कि डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा थी हमारी सोसाइटी में। अलग अलग रिलीजियस कल्ट्स नाम ना याद आए तो अलग अलग रिलीजियस ग्रुप्स, स्कूल्स ऑफ थॉट्स देखने को मिल जाते हैं, लोकल डाइटीज देखने को मिल जाते हैं, बहुत सारे लैंग्वेजेस देखने को मिल जाते हैं, बहुत सारे स्टाइल्स ऑफ ड्रेसेस एंड कॉस्ट्यूम्स देखने को मिल जाते हैं। फूड चॉइसेस बहुत थी, सोशल स्ट्रक्चर्स ट्राइबल एंड नॉन ट्राइबल हमें देखने को मिल जाते हैं, सेटलमेंट्स के टाइप्स बहुत अलग अलग थे। तो बेसिकली हर एक चीज में हमें यूनिटी एंड डाइवर्सिटी देखने को मिल जाती है। अब मैंने ये चीज पहले ही बता दी है कि लैंग्वेजेस हमें बहुत सारी देखने को मिल जाती है। उनके एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे फिर से मेंशन करके आएंगे और लिखेंगे कि इनको अक्सर लिखा नहीं जाता था, एटलीस्ट तब तक नहीं लिखा जा रहा था जब तक इनके लिए स्क्रिप्ट्स डेवलप नहीं हुई थी। इसका एग्जांपल में क्या लिखोगे? अर्मीनियन को लिखा जाना चालू किया 5th सेंचुरी के बाद। एक और पॉइंट यहाँ पे बना के आना कि जब लैटिन स्प्रेड होना चालू हुई तो बहुत सारी लैंग्वेजेस को इसने रिटन फॉर्म में डिस्प्लेस कर दिया। तो कई लैंग्वेजेस ऐसी थी जो बोली तो जा रही थी लेकिन अब लिखी लैटिन जा रही थी, जहां जहां ये फैलने लग गई थी। इसके बाद हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे आ जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में बताओ। तो क्या क्या लिख के आओगे? आप लिख के आना कि बहुत सारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर था, जैसे कि हार्बर जहां पे शिप्स वगैरह आती थी, माइंस, क्वेरीज, ब्रिकयार्ड्स, ऑलिव ऑयल फैक्ट्रीज, ये सब सेटअप की जा रही थी। अगर हम बात करें वीट, वाइन और ऑलिव ऑयल कहां से आ रहा था तो लिख के आना स्पेन से, गैलिक प्रोविंसेस से, नॉर्थ अफ्रीका से, इजिप्ट से, इटली से। इटली के बारे में लिख के आ सकते हो। यहाँ पे प्रोडक्शन के लिए फर्टिलिटी काफी बेटर थी, लेकिन कंपैरेटिवली यहाँ से कम ही आ रहा था। अगर हम बात करें स्पेनिश ऑयल प्रोडक्शन की, यहाँ पे एक चीज याद रखोगे, लिख के आ सकते हो एक पॉइंट बना के कि यहाँ पे बेसिकली बिजनेस हो चुका था। पहले स्पेनिश जो ऑयल प्रोड्यूसर्स थे इन्होंने पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया, फिर अफ्रीका के प्रोड्यूसर्स ने पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया। तो जो भी ज्यादा बेटर क्वालिटी, ज्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाता था, ज्यादा अच्छे से ट्रांसपोर्ट कर पाता था, वो मार्केट को ऑक्यूपाई कर लेता था। इन्होंने कब किया? इन लोगों ने 140-160 के टाइम पीरियड में बेसिकली पूरा एक इनका जो ऑलिव ऑयल था वो काफी अच्छी कमर्शियल एंटरप्राइज, एक पूरा धंधा बन चुका था, एक बिजनेस एक्टिविटी बन चुका था। इनका जो स्पेनिश प्रोडक्शन था वो कंपेनिया रीजन में काफी सारा हो रहा होता था। यहाँ पे हम दो एग्जांपल देखेंगे। अगर क्वेश्चन आता है तो आपको हर एक चीज लिखनी पड़ेगी। पहले आप लिखोगे उन जगहों के बारे में जहाँ पे फर्टिलिटी और प्रोडक्शन बहुत अच्छा था।
इटली, सिसिली, फायूम, गलीली, बिजेशियम, सदर्न गॉल, बैटिका, ये सारे अच्छे रीजन्स थे। बैटिका हमारे सदर्न स्पेन में है। यहां से हमें एक डिफरेंस देखने को मिलता है कि सदर्न स्पेन तो बहुत बढ़िया है लेकिन नॉर्दर्न स्पेन उतना अच्छा नहीं था। तो अब हम थोड़े भिखारी एरियाज की बात कर लेते हैं। हमारे कुछ रोमन टेरिटरीज थे जहां पे ट्रांसह्यूमेंस अभी भी चल रहा था, मतलब जो लाइव स्टॉक है, जो जानवर वगैरह है, उनको गर्मियों के टाइम पे नीचे के एरियाज में, सर्दियों के टाइम पे ऊपर के एरियाज में इस तरीके से मूव किया जाता था। तो ये हमें हर्ट्समैन देखने को मिल जाते हैं। अब इनके साथ प्रॉब्लम तब आ रही थी जब हमारे नॉर्थ अफ्रीका के रीजन में सेटल्ड पेजेंट्स वगैरह आने लग गए। तो अब उन्होंने वहां पे एग्रीकल्चर चालू कर दिया, तो ट्रांसह्यूमेंस करने वाले लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि अब उनको पास्चर लैंड उतना नहीं मिलता था। फिर अगर अपन बात करें नॉर्दर्न स्पेन की, तो यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं था। यहाँ से आप टर्म याद रखेंगे कैस्टेला, यहाँ पे जो हिल टॉप विलेजेस में सेल्टिक स्पीकिंग पॉपुलेशन रहती थी, उनके हिल टॉप विलेजेस के लिए टर्म हमें देखने को मिलता है कैस्टेला। हो सकता है एमसीक्यू में ये टर्म आपसे पूछ लिया जाए। इस क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट आप यही बना के आएंगे कि भाई इससे ये मत समझो कि यहाँ पे अगर गरीबी थी तो यहाँ पे सोफिस्टिकेशन अच्छा सोसाइटी में नहीं था, बिल्कुल नहीं। हमारे इस रीजन में वाटर पावर का यूज किया जा रहा था, मिलिंग टेक्नोलॉजी के लिए वाटर पावर यूज की जा रही थी, माइनिंग के लिए हाइड्रोलिक पावर यूज की जा रही थी, जिसके थ्रू स्पेनिश और सिल्वर माइंस, स्पेनिश गोल्ड और सिल्वर माइंस को एक्सेस किया जा रहा था। हमें देखने को मिलता है कि कमर्शियल और बैंकिंग नेटवर्क्स काफी अच्छे से डेवलप हो चुके थे, मनी का काफी ज्यादा सोसाइटी में यूज किया जा रहा था। बेसिकली हमें इकोनॉमिकली काफी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज देखने को मिल जाती हैं। ये कौन है? ये हैं हमारे कॉन्स्टेंटाइन बाबू, जिनके बारे में नीचे जाके हम बात करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे जो पूछेगा, वर्कर्स को कंट्रोल कैसे किया जाता था। वर्कर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए उसमें इसी टॉपिक से आपको डिटेल्स लिखनी पड़ेंगी। पहले लिख के आना कि स्लेवरी बहुत ज्यादा सोसाइटी में यूज की जा रही थी, लेकिन इकोनॉमी सिर्फ स्लेव्स पे नहीं चल रही थी, फ्री मैन पे भी चल रही थी। फ्री मैन मतलब क्या? जो वेज लेबर्स होती थी उनकी हम बात कर रहे हैं। बहुत सारे फ्री मैन ऐसे थे जो पहले स्लेव्स थे, अब वो फ्री हो चुके थे। बहुत सारे लेबर्स ऐसे थे जो वेज पे काम किया करते थे। तो सोसाइटी में हमें दोनों ही देखने को मिल जाते हैं। अब स्लेव्स के बारे में एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए, वो ये है कि थोड़े महंगे हुआ करते थे। अगर आपने स्लेव्स खरीद लिए तो उनको खाना खिलाना पड़ेगा, पालना पड़ेगा, इसलिए सोसाइटी में बोला जाता था कि ऐसी एक्टिविटीज जहां पे इनके मरने का खतरा है, मान लेते हैं मलेरिया वगैरह फैल रहा है कहीं पे, या फिर ऐसी एक्टिविटीज जहां पे बहुत सारी स्लेव्स लगेगी, फॉर एग्जांपल आपके एग्रीकल्चर में हार्वेस्टिंग में, तो इन जगहों पे इस टाइम के एग्रीकल्चर राइटर्स बोलते थे कि स्लेव्स को यूज मत करो, ये आपके लिए बहुत ज्यादा महंगे पड़ जाएंगे। तो इसलिए सिर्फ स्लेव्स का यूज नहीं किया जाता था, बल्कि ऐसी एक्टिविटीज में हमें देखने को मिलता है कि जो वेज लेबर्स होती थी उनका यूज किया जा रहा होता था। एक और चीज यहां से याद रखना है, आपको याद होगा फर्स्ट और सेकंड सेंचुरीज में सोसाइटी में पीस चल रही थी, ज्यादा अटैक्स नहीं हो रहे थे। तो जब आप किसी पे अटैक नहीं कर रहे हो तो आप वॉर कैप्टिव्स पकड़ के लेके नहीं आए, तो जब आप किसी को पकड़ के लेके स्लेव नहीं बना पाए तो स्लेव्स आएंगे कहां से? तो कई बार स्लेव ब्रीडिंग कराई जाती थी कि भाई तुम लोग बच्चे करो ज्यादा से ज्यादा ताकि हमें स्लेव्स मिल सके सोसाइटी में। तो एक चीज हो गई स्लेव लेबर, और दूसरी चीज वेज लेबर को भी काफी ज्यादा यूज किया जा रहा था। अब क्या ये जो स्लेव्स होते थे इनके मालिक वाले की इनकी तारीफ किया करते होंगे? हमें नहीं पता, लेकिन तुम तारीफ कर सकते हो भाई। अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो लिख दो भाई कमेंट में, कुछ अच्छा सा कमेंट कर दो कि हाँ भैया अच्छे लग रहे हो, अच्छा पढ़ा रहे हो। नहीं भाई तुमको कोई फर्क ही नहीं है भाई, चलो हम पढ़ाई करते हैं आगे। अब सोसाइटी में फ्री लेबर्स मतलब जो वेज पे काम कर रहे थे, जो मैंने बता दिया क्यों यूज किए जा रहे थे, क्योंकि स्लेव्स कई बार अक्सर बहुत ज्यादा महंगे हुआ करते थे। इनका तो ऐसा आज काम में आज रख लिया, कल काम ने कल भगा दिया, लेकिन स्लेव्स के साथ ऐसा नहीं कर सकते। हालांकि स्टिल स्लेव्स काफी ज्यादा यूज किए जा रहे थे, स्पेशली हमारा जो वेस्टर्न साइड ऑफ द एम्पायर था उस रीजन में। ईस्टर्न साइड में कंपैरेटिवली वेज लेबर ज्यादा यूज की जा रही थी। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सुपरविजन, इसका अलग से क्वेश्चन आ सकता है जो पूछेगा सुपरविजन के बारे में, तो लिख के आना। इस टाइम पे माना जाता था अगर आप सुपरवाइज नहीं कर रहे हो तो चाहे फ्री लेबर हो चाहे वो आपके स्लेव्स हो, वो काम नहीं करेंगे। सुपरविजन के लिए इस टाइम पे एक मेथड था, वो था ग्रुप बनाना, गैंग्स बना देना, जिसके लिए कई बार 10-10 के गैंग्स बना दिए जाते थे, उनको चेन कर दिया जाता था एंड माना यह जाता था कि अब इन गैंग्स को हम सुपरवाइज करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन काम कर रहा है कौन काम नहीं कर रहा है। लेकिन इस मेथड को क्रिटिसाइज किसने किया? आप ये टर्म याद रखेंगे, इनका नाम था प्लिनी द एल्डर। इसने बोला कि ये आपका मेथड बिल्कुल घटिया है क्योंकि आप उनको चेन कर देते हो, आप उनके पैर वैर बांध देते हो, ये बिल्कुल सही नहीं है। अब इनको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था स्लेव की कंडीशन से, इनका पॉइंट ये था कि ऐसे में वो इफेक्टिवली काम नहीं कर पाते एंड ये अच्छा मेथड नहीं है। डेट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में आप लिख के आएंगे। इस टाइम पे जो लोग होते थे वर्कर्स, इनसे डेट कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिए जाते थे कि भाई आपने हमसे पैसा लिया, इसके बदले में आप ऐसा हमारे लिए काम कर रहे हो। तो इस टाइप के मेथड्स यूज किए जाते थे। इस टाइम पे लोग, बहुत सारे लोग जानबूझ के इन कॉन्ट्रैक्ट्स में आते थे कि भाई बेकारी बना लो, घटिया से घटिया तरीके से काम कराओ, लेकिन हमें काम दे दो,
हमारे पास खाने को नहीं है। एक और चीज आप यहाँ पे लिख के आएंगे कि इवन दो आपको लग रहा है कि ये बहुत हार्श मेथड्स है इस टाइम पीरियड के, लेकिन इवन आज की सोसाइटी में ऐसे मेथड्स हम यूज करते हैं लेबर को ऑर्गेनाइज करने के लिए। एक लास्ट एग्जांपल सुन लो, फ्रैंकिनसेंस की जो हमारी कंपनी थी इस टाइम पीरियड की, वो बहुत ज्यादा हार्श तरीके से स्लेव्स को ऑर्गेनाइज कर रही थी, ये भी यहाँ पे मेंशन करके आ जाना। अब हम बात कर लेते हैं सोशल हायरार्कीज की। तो 5 कैटेगरीज हम देखेंगे हमारे अर्ली रोमन एम्पायर की, और उसके बाद हम बात करेंगे हमारे लेटर रोमन एम्पायर की। तो अर्ली एम्पायर के बारे में किसने बताया है, नाम याद रखना है, टैसिटस। इन्होंने बताया टॉप पे कौन है, सेनेटर्स। उसके बाद कौन है, इक्वेस्ट्रियन क्लास। ये कौन सी क्लास है, वो सोल्जर्स की जो क्लास होती है ना, हमारे नाइट्स वगैरह, हमारे कैवेलरी क्लास, वो है हमारी इक्वेस्ट्रियन क्लास। अब इक्वाइट्स और इनमें अंतर अगर आपसे पूछा जाता है तो आप लिख के आएंगे कि जो हमारे सेनेटर्स हैं ये वेल्दी हैं, इनके पास बहुत सारा लैंड है, ये भी वेल्दी है, इनके पास भी बहुत सारा लैंड है, लेकिन ये बिजनेस में भी इंगेज किया करते थे, तो इसलिए इनके पास शिप्स वगैरह भी हुआ करती थी। इसके बाद थर्ड क्लास हमें देखने को मिलती है वो लोग जो सेनेट वगैरह को सर्व किया करते थे, तो ये भी सोसाइटी में अच्छे हायर मिडिल क्लास की तरह रहा करते थे। फोर्थ क्लास हमें देखने को मिलती है लोअर क्लास, इनकी सोसाइटी में कंडीशन खराब थी, और लास्ट में हमें देखने को मिल जाते हैं स्लेव्स। लेकिन ये तो हमने बात कर ली अर्ली एम्पायर की, अब हम नीचे जाके बात करेंगे लेटर एम्पायर की। लेटर एम्पायर के वन ऑफ द अर्ली रूलर्स थे हमारे कॉन्स्टेंटाइन। इनके टाइम पीरियड के बारे में बताया गया है। जो पहली दो क्लासेस थी, सेनेटर्स और इक्वेस्ट्रियन क्लासेस, अब ये मर्ज होके एक नोबिलिटी क्लास, एक अपर रिच क्लास बन गई थी, जिसको हम एरिस्टोक्रेसी बुला सकते हैं। लेकिन अब हमें देखने को मिलता है कि इस एरिस्टोक्रेटिक क्लास में सिर्फ इटालियन ओरिजिन के लोग नहीं थे, बल्कि अब अफ्रीकन ओरिजिन के और बाकी बाहर के लोग भी इसमें एंटर मार रहे थे। लेटर टाइम्स के बारे में आपको ये चीज जरूर याद रखनी है कि जो हमारे सेनेटोरियल बैकग्राउंड के लोग थे, अब उनकी पावर बहुत ज्यादा कम होने लग गई थी, एंड बाहर के जो लोग थे, अब जो मिलिट्री कमांड वगैरह में आ रहे थे, वो ज्यादा सोसाइटी में पावरफुल हो रहे थे। सेनेट अभी भी बहुत वेल्दी थी, एरिस्टोक्रेसी क्लास बहुत वेल्दी थी, लेकिन पावर थोड़ी उनकी कम होती जा रही थी। ओलंपियोडोरस एक हिस्टोरियन थे 5th सेंचुरी के उस टाइम पीरियड के, इन्होंने एरिस्टोक्रेसी के बारे में लिखा है कि हमारे जो अपर क्लास थी, इनकी इनकम्स बहुत ज्यादा अच्छी हुआ करती थी, इनको गोल्ड में इस टाइम पे अब इनकम, इनकी सैलरी मिल रही थी, तो काफी ज्यादा वेल्दी ये लोग हो रहे थे। हमने हमारी टॉप क्लास देख ली। उसके बाद आप लिख के आएंगे यहाँ की हमारे लेट एम्पायर की जो मिडिल क्लास थी, उसके बारे में क्या लिखेंगे, हमारी जो मिडिल क्लास थी इसमें आर्मी पर्सनल, हमारे मर्चेंट्स हो गए प्रॉस्परस वाले, या फिर फार्मर्स वगैरह हो गए प्रॉस्परस फार्मर्स, ये लोग आ जाते हैं। और हमारी जो सबसे लोअर क्लास थी इस टाइम पीरियड में, वो थी हमारी ह्यूमिलियोस की क्लास। ह्यूमिलियोस का मतलब होता है लोअर। इसमें कौन कौन आता था, लिख के आएंगे, रूरल लेबर, वर्कर्स जो इंडस्ट्रीज और माइंस में काम करते थे, हमारे लेबर जो एग्रीकल्चर में या फिर कंस्ट्रक्शन में काम करते थे, जो बाहर से आने वाले लेबर्स थे। इसके अलावा सेल्फ एम्प्लॉयड आर्टिजन्स, ये कंपैरेटिवली लेबर से ज्यादा बेटर अर्न करते थे। फिर हमारे अर्बन एरियाज के कैजुअल लेबर जो कोई भी काम कर लेते थे, और हमारे स्लेव्स, ये सारे लोग इस ह्यूमिलियोस की कैटेगरी में ही आया करते थे। मॉनेटरी सिस्टम अगर हम लेट एम्पायर की बात करें, पहले हमारे सोसाइटी में दिनारी चलता था, हमारा जो सिल्वर कॉइन है, लेकिन लेट एम्पायर में सिल्वर का जो हमारा पूरा कंजम्पशन था हमने कर लिया, तो सिल्वर एग्जॉस्ट हो गया था हमारा, तो सिल्वर अब बना नहीं पाए थे हम कॉइन, तो हमने अब गोल्ड कॉइन बनाना चालू कर दिया। गोल्ड कॉइन एक न्यूअर डिनोमिनेशन, एक नया करेंसी ऐड हुआ था, जिसका नाम था सॉलिडियस। तो डिनारी और सॉलिडस आप याद रखेंगे। अगर क्वेश्चन लेटर पीरियड की ब्यूरोक्रेसी के बारे में पूछता है तो क्या क्या याद रखना है, फटाक से सुन लो। पहली चीज, हमारे मिडिल और हायर एशिलॉन्स में, मतलब मिडिल और हायर क्लासेस के जो ब्यूरोक्रेट्स थे इस टाइम पे काफी ज्यादा पावरफुल हो रहे थे और वेल्दी हो रहे थे। हमारे ब्यूरोक्रेसी में करप्शन और ग्रीड बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, तो वही चीज आप लिख के आएंगे। ये लोग एक्सटॉर्शन करते थे, मतलब पैसा वैसा हड़पते थे और ग्रीडी काम करते थे, करप्ट बहुत होते थे, और इनके एक्सटॉर्शन और ग्रीड के किस्से प्रोवर्बियल हो गए थे सोसाइटी में। सब लोग अब इनके किस्सों की बात कर रहे थे। अब हमें कैसे पता चलता है सोसाइटी में करप्शन हो रहा था, हमें पता चलता है इस टाइम के लॉज से। ऐसे लॉज बनाए जा रहे थे जिसमें करप्शन को बैन करने की कोशिश की जा रही थी, जिससे हमें पता चलता है कि सोसाइटी में करप्शन भी हो रहा था। ऑल इस टाइम के जो थिंक टैंक था, जो इंटेलिजेंसिया था, जो राइटर्स वगैरह थे, वो लिख रहे थे कि करप्शन वगैरह नहीं करना चाहिए। तो ये पूरा पैराग्राफ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, एकदम इजी था। बस ये की टर्म्स आप याद रखेंगे तो अपने वर्ड्स में हर एक चीज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जब भी आप टर्म देखोगे लेट एंटिक्विटी, तो हम बात कर रहे हैं 4th से 7th सेंचुरीज के पीरियड में। बेसिकली हमारा जो लेटर पार्ट ऑफ द एम्पायर है, उस टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं। तो इस टाइम में भी बहुत सारे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल चेंजेस आए, जिसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब दो लोगों का नाम आपको याद रखना है, डियोक्लेशियन और हमारे कॉन्स्टेंटाइन। पहले डियोक्लेशियन एम्परर आए थे, इन्होंने क्या क्या चेंजेस कराए, इन्होंने जो दूर दूर के ऐसे एरियाज थे जो स्ट्रेटेजिक
स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट नहीं थे उनको गिव अप कर दिया। फिर ये जो इनके फ्रंटायर जो बॉर्डर थे उनको फोर्टिफाई किया, यहाँ पे डिफेंसिव सेटअप स्टेब्लिश किया, प्रोविंसेस को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए रीऑर्गेनाइज किया और सिविलियन और मिलिट्री फंक्शंस को अलग अलग कर दिया कि भाई जो मिलिट्री कमांडर्स है वो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं, इनको सेपरेट कर दिया गया है। कॉन्स्टेंटाइन ने इन कुछ चेंजेस को एक्सेप्ट किया, प्लस इनके चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने न्यू डिनोमिनेशन सॉलिडस इंट्रोड्यूस किया, 4.5 ग्राम ऑफ गोल्ड का ये बन रहा था। और कॉन्स्टेंटाइन साहब ने कॉन्स्टेंटिनोपल को एक सेकंड कैपिटल की तरह एस्टेब्लिश किया, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इकोनॉमिक लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे थे, इकोनॉमिक लाइफ बहुत प्रॉस्परस हो रही थी इस टाइम पीरियड में भी, इन्वेस्टमेंट किया जा रहा था रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में, बेसिकली फैसिलिटीज जैसे कि ऑयल प्रेस हो गया, ग्लास फैक्ट्रीज हो गया, इनको सेटअप किया जा रहा था। हमारे टेक्नोलॉजीज आ गई थी, स्क्रू प्रेस आ गया था ऑयल प्रेस करने के लिए, इसको सेटअप किया जा रहा था, वाटर मिल्स सेटअप किए जा रहे थे और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड को भी स्टैब्लिश करने के लिए, रीस्टैब्लिश करने के लिए पैसा लगाया जा रहा था। तो इन सारी जगहों पे पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा था। रिलीजियस लाइफ, अगर क्वेश्चन बड़ा आता है ना तो हो सकता है आपको पूरा क्वेश्चन पूछ ले कि क्या क्या चेंजेस आ रहे थे। तो पहले हमने इकोनॉमिक चेंजेस देख लिया, हमने रूलर्स के चेंजेस देख लिया, अब रिलीजियस लाइफ में क्या हो रहा था। कॉन्स्टेंटाइन साहब कोशिश कर रहे थे कि क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया जा सके और जो क्रिश्चियनिटी के प्रीस्ट वगैरह थे वो भी क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए, थोड़ा सा रिजिड बनाने के लिए बहुत सारा काम कर रहे थे। लेकिन अगर पहले की हम बात करें तो हमें सोसाइटी में पॉलीथियज्म देखने को मिलता था, अब जिसको धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी डिस्प्लेस कर रही थी। पहले के बारे में अच्छे से लिख के आएंगे कि पॉलीथियज्म था सोसाइटी में, जुडाइज्म भी काफी ज्यादा पॉपुलर था यहाँ पे, लेकिन जुडाइज्म ऐसा नहीं था कि अकेला एक ग्रुप था, जुडाइज्म के विद इन भी हमें बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिल जाती है, उसको लिख के आएंगे। और फिर 7th सेंचुरी जब इस्लाम स्टार्ट हुआ, 7th सेंचुरी के बाद इस एरिया को इस्लाम ने भी काफी हद में अफेक्ट किया, तो उसको भी हम नीचे जाके देख रहे होंगे। अब हम हमारे फाइनल टॉपिक डिक्लाइन ऑफ द रोमन एम्पायर की बात कर लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारा रोमन एम्पायर है, इसका जो वेस्टर्न हाफ था वो 5th सेंचुरी के बाद कोलैप्स कर गया। सीन ये हुआ कि ऊपर की जो जर्मेनिक ट्राइब्स थी उन्होंने अटैक किया और यहाँ पे पोस्ट रोमन किंगडम्स, अपने इंडिपेंडेंट किंगडम्स एस्टेब्लिश कर दिए। लेकिन ईस्टर्न साइड का सीन ऐसा नहीं था, ये 6th सेंचुरी में भी काफी ज्यादा प्रॉस्पर कर रहा था, काफी ज्यादा इकोनॉमिकली डेवलप हो रहा था। ईस्टर्न साइड में 6th सेंचुरी में जस्टिनियन नाम के एम्परर आए थे जो बहुत एम्बिशियस थे, जो अपनी पावर को स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे थे, इवन इस साइड के एरियाज को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे। तो हमारा लेफ्ट साइड वाला पोर्शन, वेस्टर्न पोर्शन पहले ही कोलैप्स कर गया। राइट साइड वाले पोर्शन को हमारा जो ईस्टर्न एम्पायर है इसको बुलाया जाता था बिजेंटियम एम्पायर। तो बिजेंटियम टर्म आप यहाँ पे याद रखेंगे। 7th सेंचुरी का किस्सा लिख के आएंगे, एक चीज आपने लिखी उसके बाद आप लिखेंगे जो मैंने एक्सप्लेन किया। 7th सेंचुरी का किस्सा लिखेंगे कि जो हमारा ईरान और रोम की वॉर थी वो फिर से फ्लेयर अप कर गई, फिर से भड़क गई। तो अब राइट साइड से इन लोगों ने भी अटैक करना चालू कर दिया, हमारे सिसेनियंस ने, ऊपर से इस साइड से इन लोगों ने अटैक कर दिया था। और फाइनल ब्लो हमें मिलता है साउथ ईस्ट से, हमारे अरेबियन रीजन से, जहां पे 7th सेंचुरी में स्टार्ट होता है इस्लाम। और उन लोगों ने पहले यहाँ के ट्राइब्स को अपने अंडर में किया, उसके बाद ऊपर के हमारे ईरानियन और रोमन एम्पायर्स पे भी अटैक कर दिया। तो ये पूरे पॉइंट्स आप एक्सप्लेन करके आएंगे एंड इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगर आपने हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो बिल्कुल ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साइनिंग ऑफ, देवटा गुरु। हम मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। ओ माय गॉड, मैं अपना वो ऑन करना भूल गया हूँ, माइक।